सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। आज मैंने सोचा कि ये टॉपिक रखते हैं कि दादा लेखराज और नारीवादी क्रांति, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि लेखराज जो है उसने उसकी वजह से बड़े सारे विमेन को बड़ा मतलब फ्रीडम मिली है और विमेन बहुत जो है उनको लिबरल हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट थे लेखराज और उन्होंने विमेन के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप जो लोग भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई में लेखराज ने विमेन के लिए बहुत कुछ किया है? थोड़े से बीकेएस वालों को भी इनवाइट करती हूँ। और इसके लिए मैं जो है एक लिंक दे देती हूँ, उस लिंक को मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। मैं आप लोगों के विचार जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं?
तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है लिंक, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वाक़ई में आपको लगता है कि ब्रह्म कुमारी जो है नारीवादी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बहुत सारी नारियों ने मुझे कई ब्रह्म कुमार भी ऐसा बोल रहे थे देखो कि ये एक ऐसी संस्था है जो नारियों को महत्व देती है, महिलाओं को आगे रखती है और बड़ी-बड़ी दादियाँ, दीदियाँ ये इसको चलाती हैं। तो क्या आप इस बारे में यही सोचते हैं, आपके क्या यही विचार हैं कि ये बड़ी नारीवादी संस्था है? तो चलिए एक्स ब्रह्म कुमारियों का विचार जानते हैं इस बारे में। तो मैं जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखते हैं दादा लेखराज और केस ऑफ फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन, और यही साइट को मैंने दोबारा से जो है वो हिंदी में कर दिया है, दादा लेखराज और नारीवादी क्रांति का मामला। क्या फोरम में किसी के पास नारीवाद और आध्यात्मिक जीवन पर विचार हैं? राजीव जी जॉइन हुए हैं। राजीव जी आपका बहुत स्वागत है। राजीव जी मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ कि आप जी। क्या समझते हैं कि ये एक बड़ा महिलावादी था लेखराज, और उसने क्या बहुत महिलाओं के लिए कार्य किया है? और इंदिरा जी को भी मैं इनवाइट करूँगी, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। क्या ये एक फेमिनिस्ट है ऑर्गेनाइज़ेशन है, और ब्रह्म कुमार ये मानते हैं ब्रह्म कुमारियाँ कि भई महिलाओं को बड़ा महत्व दिया है लेखराज ने, और दादियाँ, दीदियाँ ये लोग रूल कर रही हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो महिलाओं के लिए कर रहे हैं। मैम जब लेखराज ने इस ऑर्गनाइज़ेशन को शुरू किया था, तो केवल और केवल महिलाओं का शोषण करने के लिए ही और उसी उद्देश्य से स्वयं को कृष्ण बना करके, वो तो कभी ये कह विष्णु रहे हैं बना कि भई जो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस में उनके पति तंग करते थे, उन महिलाओं को उनके बुरे घर के माहौल से निकाल कर जो है लेखराज ने एक स्वतंत्रता प्रदान की। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं ऐसी महिलाओं को तब डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता था, जब ये उनका सत्संग के नाम पर महिलाओं को आकर्षित करता था, लोग औरतें जाती थीं। फिर उसके बाद ये जो पवित्रता का पाखंड रचता था, वापस जब महिलाएँ अपने घर वापस घर में जाती थी, जो वैवाहिक जीवन का जो वापस जो है सामान्य रूप से नहीं चल पाता था, तो फिर आपसी जो है युगलों में मतभेद होते थे। उस कारण से उनको ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता था जो मुख्य रूप से लेखराज और उसकी टीम जो उसके साथ में अन्य जो भी इनके समर्थक थे, तो वो मतलब दिखाते आप थे ये कि दिखा हाँ, रहे हैं कि वो बाहर से ऐसा दिखाते थे पर ऐसा था नहीं। नहीं, नहीं और आज भी जो भी यहाँ पर मुख्य रूप से जो दिखाया जा रहा है कि ये संस्था पूरी की पूरी संस्था महिलाओं द्वारा चलाई जा रही हैं। तो बिल्कुल चलाई जा रही हैं। इसका पीछे कारण है कि सबसे आसान तरीके से चूँकि हमारे यहाँ आपको पता है कि इंडिया में वुमेन को पढ़ाई के लिए कम प्रेरित किया जाता है। तो उसी का फ़ायदा उठा कर के ये क्या कर रहे हैं कि जो कम पढ़ी-लिखी औरतें हैं या फिर अ, नॉर्मल पढ़ी-लिखी भी हैं जैसे कि ग्रेजुएट भी हैं, तो उनको इस प्रकार से मैनिपुलेट किया जाता है कि तुमसे ज़्यादा जो है कि प्यार, स्नेह और आदर-सम्मान हमारी संस्था में दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार से ज़्यादा जो है कि आदर-सम्मान हमारी संस्था में किया जाएगा और केवल उनको एक क्या बोलते हैं, एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है लूटने के लिए। बाकी इसके पीछे अब अगर पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा ही यदि ये संस्था चलाई जा रही होती, तो बाकी ब्रह्म कुमारों की क्या आवश्यकता होती? कोई नहीं। हुँ। खूब से खूब अच्छा, ये एक लोग टीबी के जी का भी कमेंट आया है, कह रहे हैं मैनेजमेंट की पोस्ट पर विमेन हैं लेकिन जेंट्स सारे कंट्रोलर हैं। जो बिल्कुल, सीधे-साधे जेंट्स हैं उनको गधे जैसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं ये कि ये लोग केवल सामने लेडीज़ को रखे हुए हैं, जो भी दादियाँ, बड़ी-बड़ी दादियाँ आज बड़े-बड़े पोस्ट पे हैं, वो केवल अ, लास्ट स्टेज पर ही उनको रखा जाता है, यानी वो मरने वाली होती है तभी और उसके पीछे जो आप इनके सेक्रेटरी के पोस्ट देखेंगे
फिर से हुँ, ट्रेज़रर के पोस्ट देखेंगी, ये वही लेखराज के लड़के और नाती ही हैं, जो कि उसने अपने नाती-पोतों के लिए छोड़ के गया था। आज उसका वो लोग सामने फ्रंट लाइन पे वो लेडीज़ को जो दादियाँ कहलाती हैं, दीदियाँ कहलाती हैं, उनको रख के आज हुँ। उनकी कमाई खा रहे हैं ये लोग, लूट की कमाई जो कि पूरे संस्था द्वारा जो लूट किया जा रहा है। जी। इंदिरा जी आपका स्वागत है। आपसे भी मैं वही क्वेश्चन पूछूँगी कि क्या आपको लगता है कि एक नारियों को सम्मान देने वाला और नारियों का फेमिनिस्ट रोल अदा करने वाली संस्था है ये, इन्होंने नारियों को बहुत महत्व दिया है, तो मैं हम लोग कौन होते हैं इनको पीछे करने वाले जबकि ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं? जी। नमस्ते प्रीति जी। नमस्ते राजीव जी। ये अच्छा हुआ आप दोबारा स्ट्रीम शुरू किए और आपका वैकेशन अच्छा रहा होगा। और जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो है कि नीचे पीके भी हैं, भाई कोई हैं, उन्होंने लिखे हैं कि ये तो नारी को सामने रखते हैं लेकिन पीछे सब अ, नर ही रहते हैं, जेंटलमैन रहते हैं, लेडीज को आगे कर देते हैं और पीछे से वो लोग मैनेज करते हैं। वो पॉसिबल है, वो भी मैंने देखा है जहाँ रिट्रीट सेंटर हो कहो या बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं, वो मैंने देखा है कि पुरुष तो रहते हैं लेकिन नारी है, स्पेशली कोई लेडी, जो वृद्धा लेडी हैं जिनको दादी कहते हैं, उनको इंचार्ज में रखा जाता है। इवन बड़े सेंटर्स में मानेसर में हो गया या माउंट आबू में हो गया, वहां भी कोई बहुत सीनियर दादी होते हैं जो हेड रहते हैं, लेकिन उनके पीछे सीरीज ऑफ जेंटलमैन होते हैं जो वो अकाउंट से लेकर फाइनेंस से लेकर प्रोक्योरमेंट से लेकर मैनेजमेंट लेकर सब करते हैं। पीछे का सारा काम जेंट्स करते हैं लेकिन हेड रहते हैं या फेस, जो फेस दिखाते हैं वो लेडीज दिखाते हैं। और प्रवचन भी देते हैं तो ज्यादातर लेडी देते हैं, क्योंकि इसीलिए कि दूसरा कोई उनको संदेह भी ना करे, और एक लेडी है तो फिर एक गुडविल भी बन जाता है, हाँ ये ठीक ठाक कर रही होगी, वो बुजुर्ग लेडी है, उसका क्या फायदा, उसका तो फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, ये सोच के। और ये जो जितने भी पुलिस केस होते हैं इन सब में विमेन आगे रहती हैं तो भी पुलिस वाले हाँ भी पीछे हट जाते हैं और वो भी जी। सोचते हैं तो विमेन है। रेप केसेस सारे और ये सब मोलेस्टेशन हाँ के केसेस में ये विमेन को आगे कर देते हैं। जी, जी, सारे गलत काम तो पीछे से करते हैं। अगर लेडी सचमुच का लीडर होती तो ये सब गलत काम हो ही नहीं सकता। वो खुद ही उनको उतना शास्ति दे देती। कोई लेडी अगर सोचिए, कोई लेडी अगर सचमुच का इंचार्ज में है, उसके पास पावर होती, तो ये तो खुद ही इन लोगों को अच्छे तरह से शास्ति दे देती, खुद लेके जेल में डाल देती कि ये गलत काम किया है, इसको पकड़ो। लेकिन एक्चुअली बस फेस दिखाने के लिए लेडी हैं, पावर इनका हुँ, सब जेंट्स यूज करते हैं। और हुँ, जो लेखराज की जो काम कर गया है उसी को ही ये फॉलो करते हैं। बाकी इनका हुँ, तो कुछ सच नहीं है, सारा झूठ के ऊपर बेस्ड है। ना वो सच में कुछ पढ़ाई किए हैं, ना गीता पढ़े हैं, ना पुराण पढ़े हैं, ना वेद पढ़े हैं। उस सब का एक गलत उल्टा सीधा, जैसे सपने में कुछ देख लिया उसी को लिख दिया, हुँ, ये पूरा का पूरा जो जी। बांसुरी है, क्या है वो, मुरली, वो उसी से हाँ, बेस्ड है। हुँ, जो सपना आ गया वैसा ही लिख दिया। और हुँ, बेसिकली लेडी को तो हरास करने के लिए लेखराज ये सब बनाए थे लेडीज को। हुँ, और ऐसा नहीं कि जो लेडी परिवार में प्रताड़ित थी उसके लिए ही उन्होंने बनाया, उन्होंने बना के लोग लेडीज को प्रताड़ित किया, और हिंदू फैमिली को तोड़ने के लिए उन्होंने ये बनाया पूरा का पूरा, जो है सिंध में हिंदू फैमिली टूट जाए ताकि सिंध पाकिस्तान में आ जाए, इस तरह शायद भी मंशा रहा होगा। क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश भी वही करते थे और मुस्लिम लीग भी वही करता था। हो सकता है ब्रिटिश खुद इनको खड़ा किया होगा कि तुम ऐसे कर दो, कोई भरोसा नहीं। बाकी हमें तो पता तब चलेगा जब सच्चाई उजागर हो सबके हुँ। सामने। जी। हाँ, ये सिंपली मैन जी भी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आदि का व्यवहार माउंट आबू से रमेश भाई करते थे। उनके देहांत के बाद कोई भाई ही करता होगा, कोई दादी वगैरह नहीं करती प्रॉपर्टी वगैरह ये सब डीलिंग्स। अच्छा मैं ब्रह्म कुमार एक्स बीके और एक्स बीके फीमेल्स का ये पढ़ना चाहती हूँ। ये मैंने साइट दिखाया था कि फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन का, इसी को मैंने हिंदी में कर दिया है। तो यहाँ पर इनके विचार जो एक्स बीके सभा के लोग हैं, ये क्या कहते हैं? अ
महाभारत का ये पूर्व निर्धारित विश्वव्यापी युद्ध और इसका परिणाम। अच्छा, ये आर्काइव में मैंने अभी खोला था, ये इसका इन्होंने ब्रह्म कुमारियों का जो लिखा है उसी का इन्होंने हिंदी में यहाँ दिया है। अ, तो ये लोग अपनी किताब में क्या लिख रहे हैं, महाभारत का ये पूर्व निर्धारित विश्वव्यापी युद्ध और इसका परिणाम, ये किताब का नाम है। सर्वोच्च दिव्य प्रजापति ब्रह्मा, जो कल्प के अंत और प्रगति के संगम के समय अहम ब्रह्मस्मि मैं अपनी रचना का निर्माता हूँ, या सहज योग, राजयोग, सरल योग, रॉयल योग, संदर्भ पतंजलि योग मध्यस्था के परीक्षण के माध्यम से स्त्रीलिंग पर द्विज जीवन मुक्त देवताओं की सर्वोच्च स्थिति प्रदान करने के लिए निमित्त बनते हैं। भारत की कुमारियां और माताएं नीम तालिब खतराए जान, सिंधी धार्मिक शिक्षण संघ। अच्छा, नीम तालिब नीम हकीम हम लोग बोलते हैं ना, ये एक मुहावरा, नीम हकीम खतराए जान, यानी कि जो नीम हकीम होता है वो खतरे में ही कर देता है, मतलब जो पूरी तरह से लर्नेड नहीं है। वेदवादी विद्वानों, आचार्यों, पंडितों आदि के दुर्भावनापूर्ण प्रभाव के तहत अपमानित और दलित हैं, जिन्होंने अपने मस्तिष्क यानी स्त्रीलिंग को सावधानी पूर्वक तैयार किए गए किस्सों और आकर्षक कहानियों से बोझिल कर दिया है। उन्हें दास्तापूर्ण भक्ति के जोखिमपूर्ण अभ्यासों में और अपने निकम्मे दुष्ट पतियों के चरणों में पूर्ण समर्पण के लिए कठोर रूप से जकड़ लिया है, जो उनके जीवन पालक हैं, अधिपति, भगवान, मोक्षदाता और न जाने क्या-क्या। एनीवेज़, तो मैं ये सब नहीं लिखूँगी। यहाँ से मैं पढ़ना चाहती हूँ कि लेखराज ने क्या किया है। तो ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है कोई गुलाबी चीता। ये कह रहा है, सार्थक चर्चा शुरू होने से पहले हमेशा अपने शर्तों को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। नारीवाद एक ऐसा शब्द है जिसने कई रूप लिए हैं, लेकिन मेरे लिए अंततः नारीवाद का मतलब बस इतना है कि किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र या गतिविधि में उसके लिंग के कारण कभी भी लाभ या नुकसान नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। नारीवाद से का इसने डिफाइन कर दिया है कि भई उसके लिंग के कारण उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ना लाभ होगा, यही नारीवाद है। हर हर महादेव जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप? जी, सभी साथियों को हर हर महादेव और प्रणाम दीदी आपको, इंदिरा जी, राजीव जी, और कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया। जी जी, वही मतलब मैं सुन ही रहा था लेखराज का, और काफी दुख होता है जो इन्होंने मतलब एक फेक व्यापार फैलाया, करोड़ों इकट्ठा करना, और मतलब बहुत गलत काम किए इन्होंने। और ब्रेन वॉश जो है, इजीली मैनिपुलेट मतलब कैसे हो जाते हैं लोग, ये सोच के हैरान हूँ। जबकि नेट इंटरनेट का आजकल टाइम है, लोग एक्सपोज कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग और मानते हैं, कुछ इतने लोग नहीं मानते। एजुकेटेड लोग भी हो चले जा रहे हैं इनके चंगुल में। और हाँ, जी। हमेशा ना दीदी मैं कमेंट देखता हूँ, 7 डेज राजयोग कोर्स, पता नहीं क्या 7 डेज में ऐसा कर देंगे कि सतयुग में ले जाएंगे, पता मतलब वो थोड़ा सा मुझे अटपटी लगी वो चीज। महादेव जी, इन पाखंडियों का ही दंश तो आज भारत झेल रहा है। कल का जो हुआ पाखंडीवाद का ही तो एक परिणाम है कि 150 लोग मर गए कल। हाँ, वो हाथरस भी में। मेरा, उसके बारे में भी कल एक अलग से हम करेंगे एक। अच्छा, अजय गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका क्या विचार है कि लेखराज ने बड़ा नारीवाद शुरू किया, उसने बड़ा नारियों के लिए ऐसा ब्रह्म कुमारियाँ कहते हैं कि भई महिलाओं को उसने आगे किया, और उसकी वजह से महिलाएँ जो हैं ये सारी संस्था चलाती हैं। आपका क्या विचार है? उसने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। प्रीति जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, बहुत दिन बाद 10 दिन बाद देख रहा हूँ। मैं वेकेशन पे गई थी और मैं वापस 9 दिन में आ गई। जी। बहुत खुशी हुई कि आपने फिर से शुरू किया। ये तो दीदी देखो, हर पहले भी पति पत्नी थे, कभी घर में कोई भी दिक्कत नहीं थी, बड़ा परिवार था, भाई बहन सब इकट्ठे रहते थे, चाचा चाचा सब इकट्ठे रहते थे। आजकल की लड़कियों को सिर्फ चाहिए कि अलग पति के साथ रहें,
उनको परिवार से मतलब नहीं। इसमें लेखराज ने क्या नहीं, उपकार मेरा कर मतलब दिया? ये है कि आज का हाँ, टॉपिक ये है दादा लेखराज और ठीक है। नारीवादी क्रांति। तो वो ये कहते हैं लोग कि भई जो बड़े डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाएँ थीं, उनको एक स्वतंत्रता से रहने की आज़ादी दी लेखराज ने। दीदी उसी पे आ रहा हूँ। तो आज वो अलग रहना चाहती हैं, ये मेरे को बताइए कि अगर जब ये बोल रहे हैं कि पति से परेशान थी और जिसके पति इसमें है वो पत्नी परेशान है तो वो मार रहा है, तो वो क्यों जा रहे हैं? उसमें कौन-सा उपकार कर दिया इन्होंने? कौन-सा ऐसा पुण्य का काम कर दिया कि जो कि नारियों को इन्होंने सिंहासन में बैठा दिया? आज भी तो वो नौकरी कर रही हैं, आज भी तो घर चला रही हैं, लेकिन अकेले का चला रही हैं, परिवार तो टूट गया सारा। हुँ। परिवार तो सारे बिखर गए, रिश्ते नाते सब चीज बंद हो गए। अरे दीदी कोर्ट में भी जाते हैं तो अकेले मियाँ बीवी को ही सब चीज मिलती है, लेकिन इन्होंने तो परिवार को ही सारे बिखार दिए हैं। माता पिता भाई बहन रिश्ते सब बिखर गए हैं। ऐसा कौन सा इन्होंने प्रमाण कर दिया, नारी को ऊंचा बैठा दिया? ये गलत है, जी। चलिए मैं इसका ना सरासर गलत। पढ़ती हूँ थोड़ा-सा एक्स बीकेस का, ये लोग क्या लिख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ती हूँ। हिमांशु जी भी जुड़ गए हैं, इनके भी ले लेते हैं विचार। हिमांशु जी आपका स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रीति जी, ये जो महिलाओं का सम्मान की बात हो रही है, हुँ। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म कुमारी में हर एक महिला का सम्मान होता है। ये ठीक है, कई महिलाओं को इन्होंने फ्रंट फुट पे रखा हुआ है, कुछ अच्छे पोस्ट दे रखी है। लेकिन दादा लेखराज के एक अनुभव मैंने सुना था, एक इनका भाई था, फॉलोवर था, उसने अपनी बीवी को छोड़ के वो संस्था में आ गया था। तो दादा लेखराज अपने बाकी फॉलोवर्स को कह रहे थे कि इसने अपनी जंजाल अपने भाई को दे दी, क्योंकि उसके संस्था में आने के बाद उसकी बीवी ने उसके भाई से शादी कर ली थी। तो अब दादा मुझे लेखराज समझ की नहीं आया, मानसिकता अगर ऐसी मुझे समझ में नहीं आया। एक दादा लेखराज का भाई था जिसने अपनी बीवी को छोड़कर नहीं, संस्था नहीं। जॉइन कर ली। दा, दा, दादा लेखराज मतलब संस्था का फॉलोवर था, भाई नहीं था दादा हुँ। लेखराज का। अच्छा। उसने अपनी बीवी को छोड़ के संस्था ज्वाइन कर ली, मजबूरी में उसकी बीवी को अपने पति के भाई से शादी करनी पड़ी। तो दादा लेखराज अच्छा। उसका उसके लिए कह रहे थे कि इस बच्चे ने अपनी जंजाल अपने भाई को दे दी। तो अब मतलब वो उसकी वाइफ को जंजाल कह रहे थे और हुँ। इस बात पे बड़े गर्व महसूस कर रहे थे कि इसने अपने हाँ, जंजाल अपने भाई को दे मतलब दी। अपमानजनित वर्ड्स यूज़ करना नारी के लिए और वो बाहर से दिखाना कि हम नारियों को आगे कर रहे हैं। और एक इंसिडेंट और इनके सूरज भाई ने बताया था, दादा लेखराज एक बार साधना में बैठे हुए थे, तो 2 बहनें थी उस वक़्त जो आपस में बहुत झगड़ा किया करती थी। तो उसमें से एक बहन का व्यवहार से दादा लेखराज को कोई दिक्कत रहती होगी, तो किसी ने दादा लेखराज को जाके बोला, "बाबा वो 2 बहनें आपस में झगड़ा कर रही है, आप चल के रोको उनको।" तो दादा लेखराज ने कहा, "मरने दो।" तो कहते हैं कि उसके कुछ दिन बाद उसमें से एक बहन को कैंसर हो गया था और वो जब तक जीवित रही बहुत पीड़ा में रही। तो सूरज भाई का ये कहना था कि दादा लेखराज के वाइब्रेशन में इतनी पावर आ गई थी कि अगर वो किसी को श्राप दे दे, बददुआ दे दे, तो वो उसको ऐसी भयानक बीमारी तक हो सकती है। तो अब जो लोग ऐसी मेडिटेट ऐसी करते हैं ना, जो लोग मेडिटेट करते हैं उन सब में पावर आ जाती है थोड़ी-सी। तो मेरे फादर कहते थे कि अगर कोई उसका अपने लाभ के लिए यूज़ करे या दूसरे का नुकसान करने के लिए तो उसकी पावर चली भी जाती है। हाँ, नहीं तो लेकिन इस इनसे एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं कि दादा लेखराज बोलने के लिए कि महिलाओं का सम्मान करता था, कई एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। बीके उषा जी आपकी हाँ, स्क्रीन पर आती है। अगर इतना ही हाँ, सम्मान होता तो ऐसी हरकतें तो होती। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं थोड़ा ये बीके का भी मैम देख लेती हूँ विचार क्या है। ये लोग क्या कहते हैं, मैंने सब आप लोगों के विचार जान लिए हैं। थोड़ा-सा एक और यहाँ पर देखते हैं, नारीवाद का इसने एग्ज़ाम्पल दे दिया, फिर इसने बोला कि बीके का तथाकथित नारीवाद एक तरफ सराहनीय था क्योंकि ये महिलाओं और लड़कियों को 20वीं सदी के शुरुआती कराची के समाज में स्वीकृत भूमिका की अपेक्षाओं से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उनके माता-पिता कहें कि वे उससे शादी करें और एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी और माँ बने। लेकिन बीके ने वास्तव में क्या विकल्प पेश किया? यानी कि ये कह रहा है कि बीके ने क्या चॉइस दी इन लोगों को? बीके ने कोई चॉइस नहीं दी। अ, हिमांशु जी आप म्यूट हो जाइए थोड़ा-सा, पीछे से वॉइस आ सकती है। तो एक ऐसे समूह का सदस्य बनना जहाँ उनके पास गृहिणी की तरह ही उनके अपने काम हैं। यानी बीके ने कुछ भी उनको चॉइस नहीं दी। मतलब वो घर में भी अपने काम कर रही थी, यहाँ पर आके भी कर रही हैं। खाना बनाना, सफाई करना आदि। उन्हें पूर्ण धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्राप्त करने और करियर विकल्पों को तलाशने से हतोत्साहित किया गया।
मतलब ये कहते हैं नारियों को बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर आके तो उनका करियर खत्म हो गया, उनको तो वही काम घरेलू झाड़ू पोछा बर्तन यही करने में लगा दिया। तो उनको कौन से बड़े अच्छे-अच्छे करियर के विकल्प दिए गए? क्योंकि दुनिया हमेशा नष्ट होने वाली थी, हमेशा से ही इनका कोई न कोई जो है एक डेट थी जब दुनिया नष्ट होने वाली है। वे बस लेखराज के काल्पनिक कृष्ण आदि की काल्पनिक गोपियाँ बन गईं। वे बीके इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि महिलाएं संगठन चलाती हैं। क्या वे सच में ऐसा करती हैं? उन्हें नाम मात्र के नेतृत्व और शिक्षण पदों पर रखा जाता है, लेकिन कई पुरुषों को भी ऐसा ही माना जाता है। यह काफी उचित है। लेखराज के बाद में उसे उन्हें ट्रस्टी और संगठन का प्रमुख बना दिया, लेकिन क्या सभी निर्णय उनके कहने पर निर्भर नहीं थे? यानी नाम मात्र का ट्रस्टी बना दिया, पर सारे जो एक्चुअल निर्णय थे वो तो लेखराज के ही लेते थे। क्या 1969 के बाद रमेश शाह आदि द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाएं और निकाय, जिनके लिए वे और अन्य लोग ब्रजमोहन, निर्वैर, करुणा शेट्टी, जगदीश चंद्र आदि व्यवहारिक वास्तविक नेतृत्व नहीं थे? यानी ये लोग करते थे नेतृत्व। मतलब इवन लेखराज के मरने के बाद भी आदमी ही करते थे। साम्राज्य के प्रमुख नपुंसक जो पैसे संभालते थे, परियोजनाओं का आयोजन करते थे, जो वास्तव में शो चलाते थे, ऐसा कहा जा सकता है। दादियों का अंतिम निर्णय होता था और कभी-कभी वे वजीरों द्वारा मनाए जाने पर उनकी बात मान लेती थी। यानी दादियों को भी उनकी बात माननी पड़ती थी, लेकिन ऐसा करने से सभी की स्थिति सुरक्षित रहती थी। मध्य प्रबंधन हमेशा इस बारे में होता था कि आपके पास बाबा की महिमा और ऊपरी प्रबंधन को खुश करने खेल खेलने के लिए कौन सी प्रतिभा है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर देखिए, अभी यहाँ पर इसने 2 बातें बता दी हैं। एक तो घरेलू औरतें घर का ही काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, कोई करियर नहीं है, और दूसरा जो भी ऊपर के जो भी आदमी हैं वो निर्णय ले रहे हैं, दादियों के भी ऊपर हैं वो। तीसरी बात कह रहा है कि ज्ञान में महिलाओं को किस तरह दर्शाया गया। लक्ष्मी, राधे, सीता आदि वे सभी मजबूत पुरुष आकृतियों की निष्क्रिय पत्नियां हैं। यानी कि ये सब तो साइड में हैं, चूंकि इनके हस्बैंड्स की पूजा होती है। वे जिस शिव शक्ति छवि की बात करते हैं उसका क्या? फिर से वे केवल एक स्त्री आदर्श को गलत तरीके से अपना रहे हैं और उसे वस्तुतः अपना बताते हुए लेखराज ने जिस तरह ब्रह्मा, कृष्ण आदि पुरुषोचित आदर्श पात्रों की पौराणिक कथाओं को अपनाया। मतलब श्री कृष्ण जी थे, वो सुदर्शन चक्र चलाते थे, वो उन्होंने सुदामा जैसे गरीब को भी अपना मित्र माना। तो कृष्ण जी की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन्होंने क्या चुना? श्री कृष्ण की कहानी से पौराणिक कथा ही चुनी, जिसमें वो जो इनका परसेप्शन है। हालांकि मत्स्य पुराण में दिया है कि ब्रह्मा जी का अपना ही बॉडी स्प्लिट हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने वो लिया कि भाई जो गलत फहमी थी कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी कर ली, इन्होंने उसको लगा लिया, और कृष्ण की भी गोपियां, इस तरह की चीज उनका मिश्रण बनाया, तथा रूपात्मक मैं वह हूं को शाब्दिक रूप से मैं वह हूं और तुम नहीं हो में बदल दिया। एक भारी अपेक्षा को हटाना, आज्ञाकारी बेटी जिसे संभावित रूप से प्रेमहीन, कभी-कभी अप्रिय, कभी-कभी अपमानजनक विवाह में पति और ससुराल वालों की नौकरानी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। पितृसत्तात्मक अपेक्षाओं के अनुसार उस परिवार की वंशावली के लिए प्रजनक कुछ है, लेकिन मेरी किताबों में नारीवाद या यहाँ तक कि प्रोटो नारीवाद कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी कोई और पढ़ दे प्लीज, यहाँ से उस समय के। उस समय के रूढ़िवादियों की तुलना में बीके केवल अपेक्षाकृत नारीवाद थे। ऐसा नहीं कि उस समय और स्थान पर कोई सभ्य, दयालु, प्रगतिशील सोच वाले पिता या कुलपति नहीं थे, जिन्होंने अपनी बेटियों को शिक्षित होने और अपने निर्णय खुद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल नहीं थे। यानी उस निश्चित समय रूप समाज में ऐसे लोग भी थे जो बड़े दयालु भी थे और अपनी बेटियों को आगे शिक्षित करना चाहते थे। कोई जॉइन हुआ है पीछे से, ऐसा आवाज आया था।
हुँ। निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं की कहानियाँ हैं जो बुरे भाग्य से बचने के लिए ओम मंडली में शामिल हुईं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी महिलाएँ और लड़कियाँ ऐसे परिवारों में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रही थीं। हाँ, मतलब एक आध होगी जो डोमेस्टिक वायलेंस में सचमुच का शिकार होगी, पर सारी नहीं हुँ, थी हुँ, ऐसी। हुँ। बिल्कुल। बीके ने जो किया वह सबसे बुरे अन्याय को इंगित करता था। फिर जैविक पितृसत्तात्मक प्राधिकरण को धार्मिक पितृसत्तात्मक प्राधिकरण से बदल दिया, जो हाँ, मतलब कल्पनाएँ इसने ये कहा कि जो बायोलॉजिकल फादर की जगह थी वो इन्होंने एक रिलिजियस फादर के रूप में बदल दी। यानी कि खाली हुँ, बायोलॉजिकल फादर चेंज होकर रिलिजियस फादर हो गया। बाकी तो वो बिल्कुल। फादर ही रहा ऊपर बीके ने जो किया आज के वह समय। अच्छा, आज के समय में बीके नारीत्व के उच्चतम स्वरूप के बारे में अपने दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं। यह एक राजकुमारी है जो हर काम यहाँ यहाँ तक तक कि कि अपने बच्चे पैदा करने का भी काम दूसरों को सौंप देती है। अपने संगठन को बनाए रखने के लिए वे अपनी महिलाओं को बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित करते हैं और बस दूसरी महिलाओं को बच्चों को अपने दूसरी साथ महिलाओं के शामिल बच्चों को अपने साथ शामिल अपने करते हैं। साथ यानी शामिल अपनी करने महिलाओं को तो मना करते हैं और दूसरी महिलाओं के बच्चों को ले लेते हैं जी, और होने काम अ, करने के लिए और बहकाते काम हैं। करने के लिए बहकाते हैं। बीके में उच्च आध्यात्मिक स्थिति का संकेत यह है कि दूसरे लोग थकाऊ काम करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ तक कि आपके भी, और आप आराम से बैठकर दूसरों को काम सौंप देते हैं। हाँ, तो कितना सही इन्होंने 5 कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत सही-सही बताए हैं। मतलब कि ये एक एक ये बात कि सारी विमेन जो थी वो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित नहीं थी। दूसरी इन्होंने जो फादर बायोलॉजिकल था उसकी जगह रिलिजियस फादर में दे दी। तीसरे विमेन को कोई भी ऑप्शन नहीं है और कोई भी करियर उनका नहीं है। बस उनको वही झाड़ू-पोछा बर्तन घर में भी करती थी, यहाँ पे भी आके कर रही हैं। तो क्या इन्होंने नारी नारी के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं और किया। और 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 मैम सारी लास्ट वाला पौराणिक जो था, चौथी बात कि सारी पौराणिक जो कहानियाँ उसमें श्री कृष्ण और इसमें इसमें खुद अपना स्वार्थ देखकर और अपना मतलब साधा और श्री कृष्ण और ब्रह्मा की पौराणिक गलत कहानियों में जो भी इन्होंने पढ़ी भी नहीं, पुराण भी ठीक नहीं पढ़े, वो मतलब निकाल के अपना स्वार्थ साधा। और 5वाँ की मैम दादियाँ वगैरह सब नाम की हैं, सारे निर्णय जो हैं वो ये आदमी ही लेते हैं। जी, राजीव जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? लास्ट में वो लास्ट वाला जो था तो उसमें था है कि अ, दूसरों को तो कहते हैं कि आप पवित्र रहो, अपने बच्चे पैदा हुँ, मत करो, और बल्कि दूसरे के जो नौजवान बच्चे या छोटे बच्चे हैं या फिर हुँ, मतलब कि कैसे भी उनको हो, बहकाते हैं। उनको अपना दास बनाने के लिए भगवान के नाम पे, लेखराज के हाँ, नाम पे तरह-तरह की युक्तियों को इस्तेमाल करके उनको हुँ, अपना दास बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए आतुर रहते हैं। हाँ, और एक लड़का आया था ना हमारे चैनल पे वो कह रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ, बनना चाहता था, तो इन्होंने कहा आगे तुम क्या करोगे? और उसको हाँ, ब्लू दुनिया कॉलर खत्म काम में होने वाली है। लगा दिया, उसको वो कूड़ा बटोरता था और इस काम में लगा दिया उसको। जी। अच्छा ये गुजराती सीकर कह रहे हैं कि मैंने अभी-अभी 21 दिन का कोर्स किया है। 18वें दिन वे मुझे पर्सनल मैसेज आया कि आप कुछ सहायता करें और वे बैंक डिटेल्स भेजती हूँ। हुँ। वो पैसा लेने में बहुत तेज़ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जय श्री राम ये अमित जी, ककाली प्रिया जी आपको भी राम-राम। जी, ककाली प्रिया जी आप ऊपर आके बोलिए इस नारीवाद के ऊपर। आप बहुत अच्छे कमेंट्स के मुँह तोड़ जवाब देती हैं यूट्यूब पर, आप ऊपर आके बोलिए। रुपए से सहयोग बहुत सोच समझ कर कीजिए। हाँ, बीके ने सनातन धर्म का शोषण ही नहीं दुरुपयोग भी किया है, बिल्कुल। आर्यन नेशन वाज़ डिस्ट्रॉयड बिल्कुल, धूर्त सियार है ये। रागिनी जी आपको स्वागत है, आप भी आके थोड़ा-सा नारीवाद पे बोलिए। तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है इसके बारे में।
आगे पढ़ते हैं। अब इसने कुछ इसका आंसर दिया है गुलाबी चीते का पूर्व एल ने। क्या फोरम में किसी के पास नारीवाद और आध्यात्मिक जीवन पर विचार हैं? सामान्य रूप से आध्यात्मिकता या सिर्फ बीके की आध्यात्मिक प्रथाएं? मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्प चर्चा में ये शामिल होगा कि जब बीके ने पश्चिम में महिलाओं के एक खास वर्ग, शायद उदारवादी वर्ग को आकर्षित करने और अपील करने के लिए खुद को नारीवादी के रूप में बेचने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने वेस्टर्न लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने आप को नारीवादी कहना शुरू कर दिया। बीके कभी भी नारीवादी नहीं थे। अब ये लिख रही है कि यह विचार कि लेखराज कृपलानी नारीवादी था उतना ही मजाक है जितना ये दावा करना कि जेफरी एप्स्टीन नारीवादी थे। यानी जेफरी एप्स्टीन का आपने सुना होगा कि इसने बहुत सारी छोटी-छोटी लड़कियों के साथ इसका बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। तो अगर कोई ये कहे कि जेफरी एप्स्टीन जो था वो नारीवादी था, ये वही वाली बात है। आप एक अमीर व्यवसायी, ये जो था ये एक ज्वेलर था। ये बहुत अमीर घर का था लेखराज, कोई गरीब नहीं था, ये तो ज्वेलर्स थे लोग। आप एक अमीर व्यवसायी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी थकी हुई अधेड़ उम्र की पत्नी जसोदा का क्या हुआ को छोड़कर एक किशोरी लड़की को अपनी शाश्वत दुल्हन बना लिया और अपनी जाति के सदस्यों की युवा पत्नियों और बेटियों के साथ अंतरंगता का आनंद लिया, जिसमें शामिल हैं उनके साथ एक ही खाट पर सोना, उनके साथ अर्धनग्न स्नान करना, उन्हें मुंह से मुंह खिलाना, उनके स्तनों को खींचना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनमें इनमें से किसी भी बात से ओम राधे उस उनके आकर्षक किशोर प्रतिस्थापन ने अदालत द्वारा जिरह में इंकार नहीं किया, लेकिन सिर्फ दावा किया कि वे सभी शुद्ध थे क्योंकि वे अपने दिव्य पिता उनकी कृष्ण कल्पनाओं को साकार करते हुए के साथ थे। अगर लेखराज कृपलानी उनके आध्यात्मिक पिता थे और वह उनकी दुल्हन बन गई तो क्या ये आध्यात्मिक अनाचार नहीं है? तो ये बताइए, बल्कि इसने तो नारियों का शोषण किया एक तरह से। सब जो लड़कियों ने वहाँ पर जो डेपोज़िशन दिया है कोर्ट में, वो तो यही कि ये रात में उठ के उनके स्तन खींचता था और ये तो कई लोगों ने देखा कि ये नंगा आधा नंगा जो है ऊपर से नंगी लड़कियों के साथ एक ही टब में नहाता था, मुँह से मुँह खाना खिलाते हुए, ये तो तस्वीरें भी हैं और पेट पे उसके रख के ताश खेलना। बहुत सारे लोगों ने ये सब करते देखा है। इसको ओम राधे ने तो ये भी कोर्ट में कहा कि उसके फिज़िकल रिलेशनशिप थी, जबकि ओम राधे इतनी छोटी थी। मुझे कोई ये बताइए कि इसकी अपनी बीवी जब मरने लगी तो इसकी बेटी ने फ़ोन करके बोला तो उससे बोलता है अम्मा मरे तो हलवा खाओ। तो ये कौन-सा नारीवाद है कि कोई इसकी बीवी मर रही है जो बूढ़ी है बेचारी और उसके लिए बोल रहा है, उसको देखने भी नहीं गया और उसकी अपनी बेटी से बोल रहा है अम्मा मरे तो हलवा खाओ। क्या ये नारीवाद है? हर हर महादेव जी बोलिए। हिमांशु जी लगता है ड्रॉप हो गए। जी दीदी। क्या आपको लगता है कि कोई बूढ़ी वुमन मर रही है, किसी की बीवी, और उसके साथ उसके 5 बच्चे हैं, फिर भी एक बेटी जैसी दिखने वाली लड़की से उसने शादी कर ली और जब उसकी अपनी पुरानी बीवी मरने लगी तो उसकी जो बेटी थी उस बीवी से, उसने उसको फ़ोन किया लेखराज को, तो लेखराज कहता है उससे कि अम्मा मरे तो हलवा खा। क्या ये आपको नारीवादी बात लगती है? मुझे तो ये मतलब नॉनसेंस बात लगती है कि अगर मतलब कोई मरे तो हलवा खाओ, मतलब ये तो फिर जश्न वाली बात वो कह रहा है लेखराज। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। ये बदतमीज़ी है और ये अनग्रेटफुलनेस है। आप क्या बोलोगे राजीव जी? बिल्कुल मैम, ये मतलब कि एक तरह से जो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है पति-पत्नी का, उसका घोर उल्लंघन, मतलब कि एक तरह से वैवाहिक जीवन में पाप कर रहा है ये आदमी, और उसने किया। हुँ। और जितने भी कृत्य अभी जिनका बखान हुआ है इस फ़ोरम पर, वो सब एक मतलब कि एक सभ्य समाज के सभ्य व्यक्ति की तो पहचान नहीं है। हुँ। अ, आगे पढ़ते हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।
अ, मैं इस सवाल पर मैं इसको इस सवाल जेंडर फीमेल कर देना। जी, मैं इस सवाल पर बाद में वापस आऊँगी। लेकिन जब आप तुलना करते हैं कि कैसे उनके सिंधी या भाई-बंध साथियों की युवा महिलाएँ और बेटियाँ वास्तविक शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के माध्यम से वास्तव में मुक्त हो रही थीं। उनके परिवारों के समर्थन के साथ और यहाँ तक कि उनके कट्टर दुश्मन साधु वासवानी द्वारा अपने लड़कियों के स्कूल के साथ किए जा रहे काम के माध्यम से लेखराज कृपलानी के दावे पंथ की आत्ममुग्धता की खासियत है। ये बात मुझे समझ नहीं आई। अ, ये क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया। कोई आया है, अजय गुप्ता जी आ गए हैं। जी, तो इसको मैं इंग्लिश में देख लेती हूँ थोड़ा-सा, क्या मतलब है इसका? अ हाँ, मतलब ये कि साधु वासवानी तो उनके लिए काम कर रहा था लड़कियों का, लेकिन फिर भी इसने उनके उसके साथ दुश्मनी करी। हाँ, आगे कंटिन्यू करिए संक्षेप में। ये क्या दिख रहा है? राजीव जी कंटिन्यू करिए। जी, संक्षिप्त में लेखराज कृपलानी को महिलाओं के परिवारों द्वारा कानूनी मुकदमों की धमकी दी जा रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति और संपत्ति की रक्षा के लिए ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें वे सत्ता के पदों पर थीं, लेकिन पूरी तरह से उनके वकील और अन्य पुरुषों द्वारा निर्देशित थीं। ओम मंडली का उद्देश्य महिलाओं को ऊपर उठाना नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी गोपियों में बदलना था। इससे अधिक सत्तात्मक व्यवस्था क्या हो सकती है? बीके वाद अंततः पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही है। बिल्कुल ये सही है। ये सही है, ये इसने इनको गोपियों में बदलना था, ना कि उनको उसका इंटेंशन ये नहीं था कि महिलाओं का बड़ा वो विकास हो जाए। अगर ऐसा होता तो वो बहुत सारे करियर्स में उनको डालता। वो उनसे झाड़ू-पोछा बर्तन ही वो लोग अभी भी कर रही हैं। मुँह से इसने राजकुमारी, राजकुमारी बोलने से क्या होता है? और भारत में। यही गोपियाँ कहना और उनको गोपियाँ बनाना भगवान के नाम पर उन औरतों का, लड़कियों का, बच्चियों का ब्रेन वॉश करने का ही कारण था कि उनको पूरे यूज़ समाज करना। ने इस पूरे समाज ने इसको मतलब कि एक ब्लैक लिस्ट कर दिया और फिर से ये भी कारण था कि जिसे जो इनके परिवारजन लोग के पति थे, परिवार के लोग थे, इनको मतलब कि घरेलू हिंसा वास्तव में वो एक होना वास्तविक है। हुँ। आगे जी। पढ़िए भारत में। भारत में लिंग प्राथमिक मुद्दा है, यह जाति है। बीके केंद्र प्रभारियों के लिए घरेलू नौकरों के रूप में जीवन भर गुलाम रहने वाली युवा गरीब भारत की लड़कियों को किसी तरह से मुक्त कैसे किया जा सकता है? हुँ। ये हाँ, इसका मतलब है कि जो ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गनाइज़ेशन है, वो जैसे उषा जी हैं, तो वो गरीब हैं और उनको एक घरेलू नौकर के रूप में उनका भरपूर इस्तेमाल किया गया है हुँ, और वो खुद जानती हैं कि कैसे वो मुक्त हो पाई हैं। तो हाँ, ये तो लाइन पूरी तौर से वैसे लोगों के पर ही सूट करती है। हाँ। तो इसने महिलाओं के लिए कुछ किया होता तो वो जो गरीब लड़की समाज की है उसके लिए क्या अपलिफ्टमेंट किया? वो वहाँ भी झाड़ू-पोछा कर रही थी, यहाँ भी कर रही है। बल्कि मैम वहाँ यहाँ घर पे तो एक सामान्य रूप से अपने पेट के लिए लोग मर्ज़ी से करते कर रही है होंगे। और यहाँ पर तो लेकिन उसको करना पड़ रहा है, उसको डाँट भी सहनी पड़ रही है, अपनी मर्ज़ी से हाँ, चाय नहीं पी सकती है और अब्यूज़ भी होगी सेक्सुअली। जी, जी। और वो इस चीज़ को इसलिए कर रही थी लगातार ऐसी लड़कियाँ करती हैं क्योंकि उसको भगवान का डर और हुँ, स्वर्ग का लालच दिया गया है।
हाँ, जी। अ, भारत में। भारत में एक महिला नारीवादी शिक्षा द्वारा बीके की नारीवादी आलोचना लिखी गई है। अगर मैं कर सकता हूँ, तो कर मैं सकती हूँ इसके तो लिए मैं कर सकती हाँ। हूँ कर सकती हूँ तो मैं इसके लिए खोज कर निकालूँगी। यह निकल लाइब्रेरी से हो सकता है। मुझे लगता है कि लॉरेंस ए. बेब्स ने इस पर चर्चा की है। मुरली की पूरी तरह से पुरुष आवाज़ की शक्ति के बारे में। क्षमा करें, मुझे उन पर सभी सामग्री पढ़े हुए काफ़ी समय हो गया है। हुँ। तो मतलब कि ये भी एक मुरली की आवाज़ एक पुरुष शक्ति को बता रही है। मतलब जी। स्त्री शक्ति नहीं है। अब ये नहीं। नेक्स्ट भी इसने लिखा है, आगे भी है। इसने अब उसके उस पैराग्राफ का जवाब दिया है खाली, आध्यात्मिक जीवन पर हुँ, विचार। अब ये आगे उस इस बात पर भी कह रही है, ये जो इसने कहा था कि गृहिणी के लिए काम हो खाना बनाना, सफाई करना, क्योंकि उनको धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्राप्त करने और करियर के विकल्प तलाशने से हतोत्साहित किया गया। वो काल्पनिक कृष्ण की काल्पनिक गोपियाँ बन गई। इसका इसने जवाब दिया है कि बिल्कुल सही है, धन्यवाद। अगर लेखराज कृपलानी उन्हें उनके पतियों और परिवारों से मुक्त कर रहे थे, तो ऐसा इसलिए था ताकि वे उन्हें अपनी गोपियाँ, पत्नियाँ और नौकरों के रूप में रख सकें। एक परंपरा जो हुँ, आज भी जारी है जिसमें 100 से ज़्यादा युवा लड़कियां किशोरियों का विवाह उनके बाप-दादा से किया जाता है। सामूहिक समारोहों के समान जो मुनियों द्वारा किए जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर अपने दिमाग को मूर्ख बनाना और संगठन के लिए नौकर रखना, सख्त केंद्र प्रभारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना। क्योंकि ये जो दादियाँ होती हैं, इनको देख के ही बाकी लोग सटक लेते हैं वहाँ से, क्योंकि ये लोग दुर्व्यवहार करती हैं। पश्चिमी बीके को वास्तव में बीके इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। यानी जो वेस्टर्न में जो बीके के सेंटर हैं, वो फ़र्क हैं और यहाँ के फ़र्क हैं। ये एक शानदार पार्टी रही होगी जब तक कि उनके पास पैसे नहीं खत्म हो गए और वह उन्हें अपनी राजकुमारियों यानी कुमारी का मतलब राजकुमारी है, बेटी नहीं, के रूप में नहीं रख सकता था। आपको याद होगा कि जब लेखराज ने किडनैप किया था लड़कियों को, तो वो बादाम और पिस्ते और बड़े ड्राई फ्रूट्स और फल वगैरह खिलाता था, लेकिन जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो वो उस रूप में नहीं रख सकता था। मार्क्स भी थोड़ा मजाक करने वाला था। उसने अपनी सास द्वारा अपनी बेटी और उनके बच्चों जैसे कि उसकी पत्नी और परिवार की देखभाल के लिए रखे गए नौकरानी के साथ संबंध बनाए और फिर गर्भवती होने पर उसे दूर भेज दिया। मैं हमेशा सोचती थी कि वह यह सब कैसे कर सकता है, क्योंकि उस समय वे एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते थे। तो ये कोई मार्क्स की बात कर रही है कि मतलब जिसने नौकरानी को गर्भवती करके दूर भेज दिया, तो ये सोच रही थी तो वो एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते थे, तो उसने कैसे कर लिया? तो मेरे दिमाग में ये कल्पना है कि दाढ़ी वाले मार्क्स के पास सोहो लंदन की किसी गली में नशे में धुत घुटने टेकने वाला है जहाँ वे रहते थे। पता नहीं। बस इतना ही था। तो यहाँ पर कितना सारे पॉइंट्स हैं। अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सुन रहे थे कि हमने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे कि विमेन को तो इसने झाड़ू पोछा वहाँ पर भी करती थी, यहाँ भी करती हैं। बस खाली कृष्ण की गोपियों में बदलना चाहता था, उनकी पत्नियों को खींच कर, और सारी विमेन जो थी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार नहीं थी। इसने उन प्रीति लोगों दीदी, को बोलिए। प्रीति, आप 2021 से 2024 तक का जेंट्स और लेडीज में देखिए किसने आत्महत्या ज्यादा की। जब से इनका कल्ट में ये घुसना शुरू हुए, जेंट्स ने हुँ, 1,80,000 जेंट्स ने अपने हुँ, क्या सुसाइड किए हैं और पीड़ित हैं, उसी में पीड़ित भी हैं। और हुँ, लेडीजों ने 28,000 किया है। हर घर में हुँ, जब 5-10 उंगली बराबर नहीं है तो ये कैसे बराबर हो सकता है? सिर्फ इंडिया के अंदर आध्यात्मिक के नाम पर सिर्फ एक छलावा किया जा रहा है। जो काम घर पे हो रहा है वही काम वहां हो रहा है। वहां पे फिर आत्महत्या क्यों हो रही है? जब वो उन्होंने लेडीजों को ऊपर चढ़ाया है तो वो नौकरी दिलवाए ना।
घर ना टुड़वाए, नौकरी मतलब दिलवाए ना। करियर उनका करियर तो करा नहीं इसने, वो तो अपने घर में भी झाड़ू पोछा हाँ, करती थी, यहाँ पर भी बल्कि यहाँ पर तो वहाँ तो अपने मर्जी से करती थी, यहाँ पर तो जो सेंटर इंचार्ज है वो उनसे बुरी तरह से करवाती है या दादी करवाती है, तो दूसरे की गुलामी करके कर रही हैं। तो इसने क्या दीदी उनके सबसे लिए अच्छा किया? कुछ भी नहीं किया। दीदी आजकल के ज़माने में, इस टाइम के ज़माने में 100 में से 80% लोग अपने घर में काम-काज के लिए सर्वेंट रख रहे हैं। लेडीज़ भी हुँ, रख रहे हैं, जेंट्स भी रख रहे हैं। तो फिर ये हुँ, कैसा कैसे इनके अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर? पहले मेरे को आप इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। सारे लोग नौकर रखे हैं, सिर्फ़ खाना जिनके पास नहीं है, बूढ़े-बुजुर्ग हैं, उनके लिए खाना बनाने के लिए लोगों ने रखे हैं। तो हुँ, बताओ वो लेडीज़ों को काम देने के लिए हो गया। वो कर रही हैं, अपना पेट पाल रही हैं। तुमने तो सारे घरों को उजाड़ के सारी चीज़ों को बंद कर दिया है। हुँ, सिर्फ़ आदमी के नाम पर तुमने स्वर्ग दिखाने के नाम पर पूरे को छला दिया, पूरे परिवार तोड़ दिए हैं। हुँ। इसीलिए अब ये उठा है कि पुरुष नहीं, आयोग भी बनना नारीवाद चाहिए। के लिए इसने कुछ भी नहीं किया। अभी हमने कुछ 6, 7, 8 पॉइंट डिस्कस करे हैं, समझ लो 8 पॉइंट तो डिस्कस करे ही हैं इस बारे में कि लेखराज ने जब से ओम मंडली शुरू करी तो इसने सारी विमेन नहीं थी जो घर से पीड़ित थी। इसने छोटी-छोटी लड़कियों को उठा लिया और उनको लालच दिया, पिस्ते बादाम खिलाए, गरीब घर की लड़कियाँ थीं, लालच में अच्छी फल और पिस्ते इनके लालच में रुक गईं वो और रात में उनके स्तन खींचता था, उनके साथ बुरे-बुरे काम करता था। अपना उल्लू साधता था, मुरली की आवाज़ भी पुरुष की आवाज़ है। इसने कोई उनका करियर चूज़ नहीं किया बल्कि एक रिलिजियस फादर बन के और इसने अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी अपनी बीवी जसोदा के मरने के लिए बोला, "अम्मा मरे तो हलवा खाओ।" तो मतलब इसने कोई भी वुमन के लिए अच्छा कार्य नहीं किया। अपनी बीवी तक के दी साथ बूढ़ी बीवी के साथ दुर्व्यवहार। दीदी मेरे को ये बताइए, जब परिवार तोड़ दिए, आज परिवार इतने सुखी होते, सब चीज़ होते, इसने क्या काम किया? जो जो संस्था में थे, उनको भी उसी चीज़ में रखा हुआ, सारे परिवार तोड़ के बच्चे तक तोड़ दिए। बच्चे की कौन-सी गलती है? ये मेरे को बताओ। आज एक कन्या है जो कि अभी 16, 14, 15 साल की है, वो तक इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो उसका कौन-सा भविष्य बना रहा है? लेडी जितनी भी लड़कियाँ हैं दीदी, आपको पता होगा 22 साल या 23 साल में वो कोई भी जॉब करती हैं। कोई भी करती हैं, तो उनको कौन-सा इन्होंने दिलाया? वो अपनी मेहनत से कर रही हैं। उनको भी बगला-बुगला के इस सब चीज़ को तोड़ दिया। वो भी नौकरियाँ छोड़ बल्कि के पीछे हुई आपने हैं। अपनी विमेन को तो बोला कि तुम बच्चे मत करो और दूसरों के बच्चों को बहकाया कि तुम हमारे यहाँ हाँ, आ जाओ। मतलब दीदी दोगलापन है ये, कितना बड़ा दी दोगलापन है। दीदी ये लोगों को नहीं पता जो सेंटरों में जाती हैं, ये इतनी भोली हैं कि उनके कोई जवाब नहीं करती हैं। जो सेंटरों में इंचार्ज बैठी हैं, वो अपने घरों में मकान बना के अपने भाइयों, माता-पिता का खर्चा उठा रही हैं इसी से। और जो बोझ करती है, हमारे ही पैसों से कर रही, तो फिर कौन-सा सुख आपने दे दिया लेडीज़ों को? उन्हीं के कुछ नहीं पैसों से दिया, आपकी सारी वही तो बता रही हूँ, वो उसने उनकी बीवियों को गोपियों में बदलना चाहा। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि महिलाओं का बड़ा अच्छा भला हो जाए। उसने महिलाओं का भला करने के लिए नहीं उनको घर से निकाला, बल्कि अपनी गोपियाँ बनाने के लिए निकाला। दीदी आपको पता होगा कि गीतांजलि एक ब्रॉडकास्टिंग में आई थी, जिन्होंने बताया था सूरज जो इतने लेक्चर देते हैं, उनकी कार में भी एक लेडीज घूमती है ऐसे। और हुँ। एक और दूसरी आई थी, जिन्होंने बताया हमारे पति हमको मारते हैं, वो ब्रह्म कुमार में है। तो ये उल्टा हो रहा है। फिर पतियों को पति अगर है तो फिर क्यों पत्नियों को मार रहे हैं? चलो पति हो सकते हैं, हस्बैंड सारे गलत हों, सारे मान लेते हैं, लेकिन हस्बैंड क्यों औरतों को मार रहे हैं ब्रह्म कुमारी में? अगर उनके हस्बैंड है, वो क्या चीज है? ये तो हर चीज पे दो पहलू पे चल रहे हैं। इधर से कान पकड़ो, घुमा के कान पकड़ो, कान पकड़ में आएगी, नाक नहीं पकड़ में आएगी दीदी। अगर कोई घुमा के नाक पकड़ के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ उस चीज को। क्या अमित जी लिख रहे हैं, अगर लेखराज को लड़कियों की चिंता होती तो उनकी शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खुलवाता, जबकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे जो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं था वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको तो पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता था। उसके हाथ से भी गीता गिर गई। गीता कभी इसने बच्चों को नहीं पढ़ाई। एक मुल्ला रख दिया बल्कि हिंदू बच्चियों को पढ़ाने के लिए। मतलब कि ये तो इस्लामी संस्था है और ये झूठ नारीवाद नारीवाद कह के विदेशियों को आकर्षित करते हैं। नारीवाद के लिए के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है उनको, ना कोई स्किल्स दिए सिवाय घरेलू झाड़ू पोछा बर्तन के, कोई स्किल्स नहीं है।
एक बिठा रखी है शिवानी, वो मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती है जिसका कि कोई भी मटेरियल जो है मुरलियों में नहीं पाया जाता। दीदी वो तो ऐसे ही उसकी 3-3 फैक्ट्रियाँ हैं, उसके मकान है, सब चीज़ है। ये कहाँ से, जब तुम धार्मिक बन गई हो, सब ले लिया तो सब चीज़ बेचो ना। बेचो इन सब चीज़ों को, हटाओ। धार्मिक तुम हो, वो खाली मंगो ऑर्गेनाइजेशन है, वो खाली लेती हैं, देती नहीं है। जी, अरुण जी दीदी आपका कल बहुत स्वागत है। आपका क्या कहना है कि लेखराज बड़ा नारीवाद था और उसने ये संस्था जो है, वैसे हम सब पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, मैं तो क्लोज करने वाली थी, आपके भी जो है ले लेते हैं व्यूज इस बारे में। नारियों के उत्थान के लिए ये संस्था है या क्या है? अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बल्कि बहुत नॉइज आ रही है आपके पीछे से। जी 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 आपको सभी क्या को लगता है, नमस्कार। नारियों का उत्थान किया है? नारियों के उत्थान के लिए लेखराज ने ये संस्था शुरू करी है? हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ इस बारे में। जिस जो भी ये देख रही हैं, गूगल में सर्च कर ले फेक नैरेटिव। हम्म, इन्होंने अपने गलत कारनामों के लिए फेक नैरेटिव गढ़ी, और फेक नैरेटिव धीरे धीरे चढ़ती है परवान, और उसको तोड़ने में भी धीरे टाइम लगता है। तो ये इनका फेक नैरेटिव है जो आज भी चल रहा है। तो ये फेक नैरेटिव धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया है। नारी को इन्होंने नारी का क्या उत्थान कर लिया। अब वो मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है, सबूत लेके आऊंगा तो ही बोलूंगा। इनकी कोई दादी थी जो 18 या 19 साल की थी, जो लेखराज के अंडर में आ गई थी। वो अपने बच्चे को छोड़ के आई थी। वो मुझे कहीं मिल जाएगा तो मैं उसको सेव करूंगा और फिर उस दिन मुझे बताऊंगा। मतलब अपनी वाइफ्स को तो अपनी ये खाली ये लाइन सब कुछ कह देती है एक ही लाइन में कि इसने महिलाओं के उद्देश्य के वजह से ये संस्था नहीं चलाई, बल्कि नारियों को गोपियां बनाने के लिए चलाई, अपनी बस गोपियां हाँ बनाने के लिए बस। जी हाँ, अपनी भूख मिटाने के लिए इसने हाँ, फेक नैरेटिव चला। इसके पास पैसे थे, वो पैसा यूज किया, का और जो इसके उद्देश्य जैसे लोग थे, इसके जैसे जो लोग थे, मर्द थे, उनको अपने में शामिल किया। लेखराज की बीवी हाँ, ने इनको छोड़ दिया था एक तरह से, कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इनके अधीन थी, इसलिए लिख नहीं पाई। इनके बड़े लड़के ने इनको छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने ओम राधे से शादी की थी। एग्जैक्ट चीज मैं वो वही कहीं तो नहीं कह रही मिलेगी, हूँ। लेकिन मैं हिंट। तो एंड में यही बोलना चाहूंगी कि ये संस्था जो है इस उद्देश्य से नहीं करी गई कि महिलाओं का उत्थान हो, और पर्सनल लाइफ में भी लेखराज ने अपनी बीवी के साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी बेटी से बोला कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ। ये बहुत ही बदतमीजी और गृहस्थ आश्रम का जो व्रत है उसका उल्लंघन है ये। और इसने नारियों को सिवाय झाड़ू पोछा वो घर में भी करती थी, यहाँ पर भी आके करती हैं, बल्कि एक स्ट्रिक्ट सेंटर इंचार्ज के अंडर में करती हैं। अपने घर में तो आज़ादी से झाड़ू पोछा करती हैं, यहाँ पर भी वही। इसने कोई उनको कैरियर ऑप्शंस नहीं दिए, खाली उनको गोपियाँ बनाने के लिए ये प्रपंच रचा गया, उनको अब्यूज़ करने के लिए। और कोई भी नहीं, इसने आज ये स्पिरिचुअली भी उनको नहीं आगे अपलिफ्ट किया, और उनका अब्यूज़ किया, उनके स्तन खींचे, उनको वशीकरण करके उनके मुँह से मुँह खिलाना, अर्धनग्न होकर स्नान करना, सारे इसने बुरे-बुरे कृत्य किए, नारियों को अब्यूज़ किया, उनका उत्थान नहीं किया, बल्कि वो पौराणिक कथाओं को डिस्टॉर्ट करके उनसे अपना उल्लू साधा। प्रीति दीदी मेरे को एक बात और इन सारी लड़कियों को बोला कि तुम बच्चे मत पैदा करो, और दूसरों के घरों में महिलाओं के बच्चों को इसने बहकाया। जी, अजय जी बोल प्रीति दी लीजिए आप भी। हुँ। प्रीति दीदी आपने सुना होगा कि ये किसी ने बताया था ब्रॉडकास्टिंग में कि ये एक दूसरे लेडीज से बात नहीं करने देती हैं। फिर ये दूसरी लेडीजों को इसीलिए कहा है कि आप दूसरी लेडीजों को लाओ, तो फिर जब अंदर आ गई तो फिर वो उनसे बात नहीं करती, तो भेद खुलते नहीं। और जो ऊंचे-ऊंचे पदों में बैठे हैं, ये सिर्फ हुँ। नेताओं और सबको दिखाने के लिए, साधु संत को दिखाने के लिए कि ये देखो आपने हमारे बहुत पास सब। अच्छी पॉइंट बताया अजय जी कि ये महिलाओं को भी माइक्रो कंट्रोल करते हैं, और महिलाओं को महिलाओं से बात करने की भी स्वच्छंदता नहीं है। और महिलाओं हाँ, को और फिर एज़ अ वेपन यूज़ करते हैं, जब इनके पुलिस केस और
मोलेस्टेशन, सेक्सुअल रेप वगैरह के केसेस आ जाते हैं तो महिलाओं को आगे कर देते हैं पुलिस के सामने ताकि लोग कुछ न कहें और इनकी संस्था पर शक न करें। तो इन्होंने और बहुत तरह जितने के गेम्स खेले हैं। हुँ, जितने भी साधु संत आते हैं उनको दिखाते हैं ये लेडीजें हैं, देखो ये हुँ, चला रही हैं, तो इनके सारे कारनामे छिपे हुए हैं। क्योंकि इंडिया एक ऐसी देश है कि जहाँ पे नारियों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, उसका नाजायज फायदा ये उठा रही हैं। और हर आदमी इसको नहीं समझ पा रहा। जब एक चीज एक दिन इनके जैसे अभी धीमे धीमे को राम रहीम का खुला था, अभी जिस दिन खुला होगा तो ये लेडीजें ही बाहर आएंगी और तब हुँ, इनको देश में संभालना मुश्किल हो जाएगा। इनके ऊपर कौन डंडे चलाएगा? इतनी तो लेडीज में पुलिस भी नहीं हुँ। है। अगर इन्होंने उद्धार किया होता तो देश की सेवा के लिए लेडीजों करते, जो आज की रूस और यूक्रेन कर रहा है। जी। लेडीजें भर्ती कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। तो ये लोग भी वो चीज क्यों नहीं करा? ये सब तो परिवार छुड़ा के कुछ सब ये भी कर नहीं रही, देश की कुछ भी सेवा। नहीं, वो उनका महिलाओं का उत्थान करने का उसका उद्देश्य ही नहीं था। वो उनको यूज़ कैसे करता? उनको अज्ञान में रख के ही तो यूज़ करा जा सकता है। अगर तुम किसी को बहुत बड़ा तेज बना दोगे, तो तुम उसको अब्यूज़ कैसे कर पाओगे? मतलब उसको कंट्रोल और अब्यूज़ करने के लिए तो उनका अज्ञानी रहना ही अच्छा है ना। बोलिए अरुण हाँ जी। दीदी। प्रीति दीदी, अगर जो लेडीजें हैं जो आज लड़ाई कर रही हैं उनको तो स्वर्ग ऐसे ही मिलेगा, मोक्ष ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि देश के लिए मरी हैं, हजारों जानें बचाई हैं। तुमने तो जाने तोड़ तोड़ के सब चीज को तोड़ रही हो, तुम्हें कौन सा मोक्ष और कौन सा स्वर्ग मिलेगा? आप इसमें जाओ ना, करो देश की सेवा, आपको मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा। देश के लिए वो जान उतनी समझ गंवाओगे। नहीं है। जी, बोलिए अरुण जी। एक लड़का है, उसके फादर डिफेंस में थे, फ्लाइंग ऑफिसर से रिटायर आए थे। उस लड़के की छोटे भाई की वाइफ ब्रह्म कुमारी में थी, उसके फादर को जोड़ लिया था। अभी उस बच्चे की फादर की डेथ हो चुकी है, लेकिन उस बच्चे को अजय जी की आवाज़ अपने फादर जैसी लगती है। तो इनका नंबर मुझसे वो माँग रहा था, मैं उसको दे दूँगा और वो कल या परसों में इनके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर देगा। उसका कहना है कि मेरे फादर की डेथ ब्रह्म कुमारी की वजह से हुई है। कुछ वो लीगल फ़ोन सर्च कर रहा है, कुछ कर चुका है, कुछ कल लेके आ जाएगा, परसों लेके आ जाएगा। तो ऐसे जी, बहुत से केस तो हैं, कल अगर आ सकता इनकी है तो वजह आ से। जाए मेरे को आप बता नहीं, 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 दीजिएगा तो फिलहाल मैं लिंक देखिए, भेज दूँगी। नहीं, वो अभी वो काफ़ी मतलब क्रिटिकल पोज़ीशन में है, तो मेरी उससे बातचीत तो होती रहती है, बट वो फिलहाल आने की पोज़ीशन में नहीं है। और मैं किसी ठीक है। आदमी को अ, गलत रास्ते पे नहीं दूँगा कि वो कल परेशानी में आए। जी, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन उनकी पोज़ीशन अभी ऐसी नहीं है कि वो आएँगे तो जो वो काम कर पा रही हैं, बिना आए, वो अच्छा काम कर रही हैं। तो बेहतर है हमारे लिए, तो हमें तो काम से मतलब है, नाम से थोड़ी मतलब है। जी, तो अब मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ और आप सभी जी, लोगों को धन्यवाद करती हूँ और मैं बस एंड में यही बोलूँगी कि जो है ये लेखराज का उद्देश्य पूरा यही था कि वो इस संस्था को नारियों को बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि उनको अब्यूज़ करके पौराणिक कथाओं का डिस्टॉर्ट करके अपना उल्लू साधना था, अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। इसलिए उसने कोई भी इनको चॉइस नहीं दी कि वो आगे करियर में अगर वो सचमुच में ये महिलाओं को आगे रखता, तो वो उनको विकल्प देता कि वो स्किल्स वगैरह अपने जो है पढ़ाई करें और स्किल्स डेवलप करें और अच्छे-अच्छे जॉब्स करें। लेकिन उसने हमेशा एक झूठी तारीख दी कि भई ये सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी और ये इसका बहाना लेके उनको झाड़ू-पोछा, बर्तन और घरेलू नौकरानी बना के ही रखा और गरीब जो एक लड़की पहले थी वो भी इस संस्था में आके गरीब ही रही। और बल्कि वो एक स्ट्रिक्ट सेंटर के इंचार्ज के अंडर में आ गई और उसकी गुलामी में ये लोग उसको माइक्रो कंट्रोल करते रहे। तो सेक्सुअल मोलेस्टेशन और डिपेंडेंसी वो बेचारी अपने पैरों पर खड़े होने की बजाय इन्होंने उस वुमन को अपंग बना दिया और इससे तो अच्छे वृद्ध आश्रम होते हैं जो कि आपको बिल्कुल उसी तरह का डायबिटिक फूड और उसी तरह के आपके वो देते हैं पूरे आराम से आप वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं। इसने एक वृद्धाश्रम जैसा क्रिएट कर दिया बूढ़ी लेडीज़ के लिए और जो यंग थी उनको नौकरानियाँ बना दिया और कुछ भी इसने नहीं किया। विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया बल्कि उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करने के लिए प्रपंच रचा और यही है इसका नतीजा।
तो आप लोगों का बहुत-बहुत साधुवाद। जो सुन रहे हैं आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की आँख पे से पर्दा उठे और ये जो पश्चिम लोगों को, वेस्टर्न लोगों को रिझाने के लिए लिख देते हैं कि बड़ा वुमेन के लिए किया, तो वो सोचते हैं ये तो बड़ी विमेन वाली ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसमें सफ़ेद साड़ियाँ पहने विमेन है। पर वो खाली एक एक चेस बोर्ड की पीसेस हैं जो इनको लगा दिया जाता है आगे जब इनके यहाँ केसेस होते हैं मोलेस्टेशन और सेक्सुअल रेप के, तब विमेन को आगे कर देते हैं। विमेन खाली दिखावे की हैं, सारे जो इनके निर्णय हैं वो सारे ऊपर आदमी ही लेते हैं। मुरली की आवाज़ भी आदमी की आवाज़ है और जब लेखराज पहले लेखराज की चलती थी, दादी खाली शो पीस है और पहले भी उसकी जब लेखराज मर गया तब भी दूसरे पुरुषों ने जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर दिया, सारी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और अकाउंट्स देखना, ये सारे कार्य जो हैं वो पुरुष करते हैं इस संस्था में। सारे इम्पोर्टेंट कार्य जो हैं पुरुष करते हैं, दादियाँ केवल दिखावे की हैं। तो नारियों के लिए इसने ज़ीरो किया बल्कि उनको अपंग बना दिया, इसलिए एक नेगेटिव ऑर्गेनाइज़ेशन है। खाली एक शिवानी मोटिवेशनल बातें करती है जो मुरलियों में कहीं पर भी नहीं है, वो बिल्कुल झूठी बातें हैं, इसका संस्था से कोई भी लेना-देना नहीं है जो शिवानी बोलती है। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की आँखें खुलें और वो इसके असली स्वरूप को पहचान सकें। आप सभी को राम-राम। घर से बैठ के देखिए जो कि आपको देखना है, इनकी संस्था में कभी मत जाइए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।